संसद में दो बीजेपी सांसदों को चोट लगी, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं। उस वक्त आप कहाँ थे? इस पर आपका क्या स्टैंड है? मैं वहाँ से 15 फीट दूर था। उन्होंने जानबूझ के वही रास्ता लिया जहाँ हम सब लोग खड़े थे। इस प्रकार की धक्का मुक्की करना एकदम गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से एकदम सरासर गलत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज जो हमारे खास गेस्ट हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्हें आईआईटीएन कहें, राजनेता कहें, लेखक कहें या फिर माटी के लाल। शशांक मणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ। धन्यवाद नली जी। आईआईटीएन, स्विट्जरलैंड से भी आपने एमबीए करी। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद राजनीति में आना कैसे हुआ और देवरिया को कैसे चुना आपने? देखिए, बहुत सालों से मैं देश की सेवा अन्य माध्यम से कर रहा हूँ। मैं एक जागृति यात्रा का संस्थापक हूँ, 17 साल से चल रही है। करीब 7-8 साल पहले हमने जागृति उद्यम केंद्र का गठन किया देवरिया में ही। तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं सामाजिक रूप से कर रहा हूँ, यदि उसको हम लोग का सरकार के माध्यम से करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि पॉलिसी में परिवर्तित हों, तो मैंने समझा देवरिया ही सही उचित जगह है। मैं वहाँ का व्यक्ति हूँ। मेरा पुश्तैनी गांव जहाँ पर मैं रह रहा हूँ बरपार देवरिया में ही है। तो ये स्वाभाविक था कि मैं राजनीति में आऊँ। बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। बहुत सौभाग्य है कि वहाँ की 11 लाख वोटर्स ने और 20 लाख वोटर्स ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है और आज आपके स्टूडियो में आए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 15 बार आपने पूरा भारत भ्रमण किया है। क्या क्या आपने सीखा उस दौरान और कैसे कैसे आप उससे मैसेज लेते? क्योंकि राहुल गांधी ने भी भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपने 15 बार पूरे भारत का भ्रमण किया है। इससे क्या सीख आप लेते हैं? एक तो ये सीखा कि हमारा देश बहुत सुंदर है और ये सीखा कि देश के जो लोग हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और उसमें मैं आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूँ कि हर साल लगभग 15,000 लोग अप्लाई करते हैं उस यात्रा में। उसमें 5,000 अच्छे एप्लीकेशंस और 500 लोग चयनित होते हैं। 40% महिलाएं होती हैं जो हमारे साथ चलती हैं एक पूरी ट्रेन में। तो मैंने देखा कि जो सीख एक दूसरे के साथ सत्संग से होती है, उस सीख का कोई जवाब नहीं है। हम लोग बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हम लोग 12 जगह जाते हैं। ट्रेन मुंबई से चल के दक्षिण जाती है, कन्याकुमारी, मदुराई, फिर उसके बाद बेंगलोर, श्रीहरिकोटा और देवरिया एकमात्र जगह है जहाँ पर हम सब लोग 500 लोग, मेरे ही गांव जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं सोते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत के लोग प्रतिभाशाली हैं। उनको अगर एक माध्यम, एक रास्ता दिखा दिया जाए तो कहीं से कहीं भारत पहुंच सकता है। हमारी हनुमत शक्ति जगा दिया जाए, यही मैंने सीखा पूरे 15 साल में। आपने विदेशों में भी इतना टाइम बिताया, काम किया, आपकी बेटियां भी वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन आपको माटी के लाल से नवाजा गया। ये कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, स्वाभाविक रूप से उठा और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के 1050 गांव हैं, उसमें कम से कम 600-700 गांव व्यक्तिगत रूप से धोती पहन के मैं घूमा हूं। तो हो सकता है इसी वजह से माटी का लाल मेरा नाम रख दिया गया और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में उस नाम को मैं उल्लेखित करूं। मैं माटी से जुड़ा रहूं, मैं लोगों से जुड़ा रहूं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा परितंत्र हम लोग खड़ा करें, इकोसिस्टम खड़ा करें जिसमें अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। और मेरा जो राजनीतिक एक स्लोगन है, सबके प्रयास से सबका विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित है। और उस स्लोगन में मैं समझता हूं कि जो हनुमत शक्ति हमारे 20 लाख लोगों की है, 25 लाख लोग हैं, 20 लाख वोटर हैं, उसको जगाने का काम माटी का लाल करना चाहता है। यही मेरी मंशा है। महिलाओं के लिए आपने इतना कार्य किया, मातृशक्ति के लिए भी भाजपा लगातार कार्य कर रही है, लेकिन अगर आपके खुद की बेटियों के बारे में बात करें, एक मैसेज देने का इन्होंने काम किया है। अपनी बेटियों का जनेऊ संस्कार करवाया, उसके बारे में ज़रा बताएं। ये बहुत ही डिफरेंट और एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। देखिए, जब मेरा उपनयन संस्कार हुआ था बहुत सालों पहले, तो मैंने देखा था कि मेरी बहन का नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि बचपन से ही अगर लड़कियों को हम लोग सांस्कृतिक रूप से उतना सम्मान नहीं देंगे जितना पुरुषों को देंगे, तो पहले से ही उनमें ऐसी भावना होगी शायद मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग को अपनी दोनों बेटियों का, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनका बड़े विधिवत रूप से अपने ही गांव में, बरपार में जहां पर रह रहा हूं, और वहां पर हम लोगों ने पंडिताइन और उनके साथ 5 महिलाएं भी आए बनारस से और बहुत अच्छा समागम हुआ। आज भी मेरे कई लोग मुझसे आके, अनजान लोग मुझसे आके बोलते हैं कि सर जो आपने किया था बहुत प्रेरणादायक था। और मैं समझता हूँ उसके बाद मैंने निरंतर महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इंटरनेट साथी, जो 10 जिलों में 17 लाख महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया था। और अभी एक डिजी शक्ति प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कम से कम 1500 महिलाओं को उद्यमी के रूप में करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक वक्तव्य है
विमेन लेड डेवलपमेंट, महिला प्रधान विकास, उसमें हम लोग संलग्न हैं। आज की तारीख में अबला नारी की कहानी नहीं है दोस्तों, आज की तारीख में नारी सबला है, नारी ही पूर्वांचल को आगे ले जाएगी, नारी ही देश को आगे ले जाएगी। इस मानसिकता से हमें देश को देखना पड़ेगा। तो आप क्या मानते हैं कि ब्राह्मणों की तरह, क्योंकि आप भी त्रिपाठी हैं, ब्राह्मणों का एक जनेऊ संस्कार होता है जिसमें पुरुषों का जनेऊ करवाया जाता है, तो क्या महिलाओं का भी जनेऊ होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैंने करवा के दिखाया। और हमारे इतिहास में आप देखेंगे, चाहे वो गार्गी हो, चाहे मैत्री हो, बहुत ऐसे प्रकांड पंडिताइन थीं जो कि करती थी। और मैं नहीं समझता ब्राह्मणों का ही होना चाहिए, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को। उपनयन का क्या मूल सिद्धांत है? मूल सिद्धांत है कि आप एक गुरु से शिक्षा लेते हैं, वह गुरु किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको आगे ले जाने के लिए ये जनेऊ संस्कार है, मैं तो समझता हूँ व्यापक रूप से होना चाहिए। एक ऐसे समय पे जब एक व्यक्ति अपने नादानी से एक बालक अवस्था से एडोलेसेंट में जाता है तो आवश्यक है। कई लेकिन आप एक राजनेता भी हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जनेऊ के धारण करने के बाद जो भी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, वो सब आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक होता है, एक तो आइडियल होता है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान को की प्राप्ति के लिए हम लोग हर समय तत्पर रहें। हो सकता है भगवान प्राप्त ना हो, लेकिन उस प्रयास में ही बहुत निखार होता है। तो मन साफ होना चाहिए। चलिए, कुछ पॉलिटिकल सवाल की अगर बात करें तो संसद में 2 बीजेपी सांसदों को चोट लगी, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं, एफआईआर तक दर्ज हो गई है राहुल गांधी पर। उस वक्त आप कहाँ थे? इस पर आपका क्या स्टैंड है? जब ये हादसा हो रहा था तो मैं वहाँ से 15 फीट दूर था। अच्छा। और आदरणीय राहुल जी, बगल से उनको जो हमारे मार्शल्स थे उन्होंने एक रास्ता बनाया था, वहाँ से जा सकते थे, किसी को बाधा नहीं थी। उन्होंने जानबूझ के वही रास्ता लिया जहाँ हम सब लोग खड़े थे, मैं थोड़ा दूर था। और वहाँ पर जो धक्का मुक्की हुई वो एक तरह से खेद का मामला है, लेकिन जो 2 सांसदों की चोट लगी उसके लिए मैं बहुत बहुत निंदा करता हूँ। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलग से जाना चाहिए था। नारेबाजी वो भी कर रहे थे उस समय, हम लोग भी कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अम्बेडकर जी का। लेकिन इस प्रकार की धक्का मुक्की करना एकदम गलत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से एकदम सरासर गलत है। डिम्पल यादव कह रही हैं कि क्योंकि संसद के बाहर बहुत सारी सीढ़ियां हैं जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 2 सांसद वहां पर गिर गए, जिस वजह से उन्हें चोट लगी। राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं था, मैं वहाँ था, बल्कि मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं, मेरे बगल में बैठते हैं, वो भी उन्होंने उनको उठाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको एक अलग रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन वो आक्रामक थे। उन्होंने बोला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का लेके उसी में घुसें, ये गलत हुआ। अब देखिए, जो भी गलत सही है, हम लोग को अब बतौर सांसद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है देश के लिए, लेकिन जो हुआ वो सरासर गलत हुआ और इसके लिए मेरे हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ भी हुआ, संसद सत्र इसमें प्रॉब्लम में पड़ा और संसद सत्र रुका, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस को मानता हूँ, मैं विपक्ष को मानता हूँ। नारेबाजी, अम्बेडकर की फोटोग्राफ लाना, ये सिलसिला चलता रहा था पूरे सत्र में पिछले 4-5 दिन से। और उसके बाद हम लोग भी विवश होकर हम लोग को भी आना पड़ा कि हम लोग भी अपना व्यक्तिगत जो एक दृष्टिकोण है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, उसको दर्शाएं। और उसके बाद ये हादसा हुआ, ये गलत हुआ। वहाँ पर एक आदिवासी महिला भी थी, उनको भी बहुत अटपटा लगा। इन सब चीज़ों पे बहुत मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी विचाराधीन है। लेकिन मैं समझता हूँ जो हुआ उसके लिए आदरणीय राहुल जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज सुबह भी हम लोग गए थे संसद में और इसके लिए हमने भी प्रोटेस्ट किया। प्रियंका गांधी भी फिलिस्तीन और बांग्लादेश के समर्थन में बैग लेकर घूम रही थी। आज बीजेपी सांसदों ने, महिला ने उन्हें 1947 का बैग पकड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे बैग पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रही है। नहीं, देखिए, बैग पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग को एक संयम से अपने 140 करोड़ लोगों के लिए संसद में विधेयक बनाने के लिए भेजा गया है। हम लोग को संयम से काम करना चाहिए। इसकी शुरुआत नारेबाजी से की गई विपक्ष के द्वारा, अम्बेडकर जी के चित्र को लाके, जो कि स्पीकर जी ने मना किया। हम लोग तो पहले से ही चाह रहे थे कि पूरा विंटर सेशन अच्छी तरह चले, लेकिन कुछ ऐसी तानाशाही प्रवृत्तियाँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ वेल में गांधी परिवार अपने लोगों को भेजता है, कभी खुद नहीं उतरता है। ये तानाशाही, ये ऐसे डिक्टेटर है कि वहाँ पर ऊपर बोल के अपने सांसदों को भेज रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने जाने के लिए। उसी तरफ सपा के भी पार्टी, वहाँ पर भी परिवारवाद चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हम लोग को मिलजुल के, एक दूसरे के साथ मिल के देश के लिए काम करना चाहिए। विकसित भारत का स्वप्न दोस्तों, एक भी क्षण का उसका इंतज़ार नहीं है। हम लोग को दिन रात लगना पड़ेगा। जैसे मैं देवरिया संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, सबके प्रयास से करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आग्रह करते हैं सब लोगों को शांति बनाएं और आगे चलें, जो कि आज की तारीख में स्पीकर ने कहा वंदे मातरम के पहले। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंसा का रास्ता अपना के, उनके जो सांसद है हिंसा का रास्ता अपना के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हिंसा तो उसका परिणाम था। उनकी मानसिकता ये थी कि मैं दबंग हूँ,
मैं बीच में ही जाना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके। हिंसा ऐसा नहीं था कि उन्होंने डेलिबरेटली करने की कोशिश करी, लेकिन अगर वो थोड़ा संयम बरतते तो अब बगल से जाते, जो कि मार्शल से रखा हुआ था, तो ये सब हादसा नहीं हुआ था। तो हम लोग बड़े आक्रोशित थे इस बात से, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, उसके ऊपर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आगे चल के हम लोग संसद को ठीक ठाक चलाएं, ये सबके लिए आज स्पीकर जी ने भी आग्रह किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हर समय इसके पक्ष में बात रखी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई मुस्लिम इलाकों में मंदिर मिल रहे हैं नए नए, आज भी एक नया मंदिर मिला है मुस्लिम गली में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सालों तक हम लोगों ने अपनी संस्कृति को दबा के रखा, हमारी भारतीय संस्कृति, और ऐसा नहीं कि उसमें किसी के विपक्ष में कुछ हम कह रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण की बात करी है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अनेक प्रयोग हैं। अगर आप राम राज की भावना अपनी संस्कृति को लेकर आगे चलते हैं तो आपके अंदर छुपा हुआ सबका प्रयास जागता है। तो मेरे हिसाब से यदि हम हमारे भारत को आगे बढ़ना है, यदि विकसित भारत बढ़ना है, तो अपनी संस्कृति को दरकरार नहीं कर सकते। और जो ये मंदिर निकल रहे हैं, इसको हम लोग को पूरी तरह विधिवत रूप से निखारना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आप कह रहे मंदिर को तलाशना पड़ेगा? तलाशना नहीं, जहाँ पर आ रहा है, जैसे कि चीज़ें आ रही, वहाँ पर हम लोग को उसको निखार के आगे बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं, उनको साथ हमारे ही राष्ट्र के हैं, हमारे ही नागरिक हैं, ऐसा नहीं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है उसको दबाने की इच्छा नहीं चाहिए कि कहीं ढक के आप छोड़ दिए। अगर कोई चीज़ निकलती है स्वाभाविक रूप से, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे का नारा देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से ले लेते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफ़ी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव के दौरान कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ये पूरा नारा देश भर में फैल चुका है? इसके नारे के पीछे जाने के लिए मैं आपको हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय दीनदयाल जी के कुछ विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि एक हैं तो सेफ हैं, या बटेंगे या कट से कटेंगे, इसके पीछे अगर एक सकारात्मक सोच देखें तो वो हमारे संस्थापक ने 1964 में किया था। एकात्म मानववाद का ये मतलब है कि कोई भी भारतीय, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर भारतीयता में विश्वास करता है तो उसको आगे मिल के काम करना है। एकात्म मानववाद में सिर्फ समाज ही नहीं, हम लोग पर्यावरण को भी साथ लेके चल रहे हैं, और ख़ास करके हमारी सभ्यता में पर्यावरण को साथ लेके आगे चलना है। तो जो एक तरह से एक हैं की भावना जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है, वो इसी को दर्शाता है कि हम लोग अगर बांटने के लिए देश विदेश में बहुत ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मुझे प्रत्यक्ष रूप से मालूम है कि इस बार 2024 के चुनाव में कई चीज़ें, ताकतें बाहर से सोशल मीडिया पे हम पे प्रहार कर रही थी। वो बटेंगे का मामला है, वो एक के अब विरुद्ध में है। आज की तारीख में हम लोग को एक राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबको मिल के आगे करना पड़ेगा। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से विकसित भारत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष कर रहा है वो अलग विषय है, लेकिन आज की तारीख में अगर 25 साल बाद, 23 साल बाद हमारे बच्चों को एक नवीन राष्ट्र का निर्माण के लिए आगे बढ़ना है, तो हम लोग को आदरणीय दीनदयाल जी के शब्दों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों का पालन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रियंका गांधी अब लोकसभा में, कितना बड़ा चैलेंज उन्हें मानते हैं आप? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि एक भाई बहन की जोड़ी सबसे बड़े गणतंत्र में साथ बैठ के बात कर रही है, उठ बैठ रही है, ये गणतंत्र के ऊपर इतना बड़ा तमाचा है। क्या वायनाड में उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला था करने के लिए? पूरा देश देख रहा है, पूरा विदेश देख रहा है कि यह परिवारवाद की व्यवस्था अभी भी चल रही है। परिवारवाद उसी में नहीं, सपा में मैं देख रहा हूँ वही चीज़ है। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के ये बताएं कि प्रियंका के आने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, गणतंत्र को नुकसान हुआ है मेरे हिसाब से। प्रियंका गांधी तो संबल हिंसा को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साध रही है। नहीं, देखिए, संबल हिंसा की जो बात है वो बहुत दिनों से चल रही है, संसद में भी चली, हम लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने बयान भी दिया, उसके ऊपर एक कार्रवाई भी हुई है, उसके ऊपर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन प्रियंका जी उसको मुखर होकर बोल रही थी, मैं देख रहा था उनके उद्बोधन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सब चीज़ें अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए बोला। मैं समझता था उनको एक सुनहरा मौका था, कॉन्स्टिट्यूशन पे साफ निकलती, कितना उन्होंने और उनके परिवार ने इसको हानि की है उसके बारे में बोलती, सब जाके कुछ सत्यता आगे आती। अखिलेश यादव और इमरान मसूद कह रहे हैं कि संबल में कत्ल किए गए हैं, क्या इसे भड़काऊ भाषण नहीं मानते आप? मानता हूँ, और मेरे हिसाब से जो हुआ है, जो पुलिस की कार्रवाई है, उचित कार्रवाई थी, इसमें कोई कत्ल नहीं हुआ। वहाँ पर कई लोग बैठे हुए थे इस क्षण के लिए, ताकि वो निकल के आएँ। जो पथराव वो हुआ वो एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को न्यायिक चल रही है उसमें जांच, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई कत्ल की बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो हुआ वो न्याय के अधीन हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावों में मुसलमानों को रोका गया, वोट नहीं देने दिया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, क्या ऐसा हुआ? देखिए, ये हमारा विपक्ष ऐसा है कि जैसे ही वो जीत जाता है
वो एकदम साइलेंट हो जाता है। जैसे ही वो हार जाता है तो ईवीएम पे आक्षेप और सब चीज़ों पे आक्षेप। बताइए क्या अखिलेश जी को वहाँ से 50 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली है क्या? तो ऐसा कौन सा हमने आरोप किया है, कौन से ऐसी हमने जुल्म किया है? सब चीज़ न्याय के अनुसार हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके अनुसार हुआ। ये अलग विषय है कि उत्तर प्रदेश में बाहरी ताकतें थी, उन्होंने बहुत फूट की भावना रखी। मुझे प्रत्यक्ष रूप से मालूम है कि कई बाहरी ताकतें सोशल मीडिया के माध्यम से इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी बात, जो खटाखट का नारा दिया गया था उसको धरातल में पहुंचाने के लिए विकसित भारत के विरोध में, विकसित भारत 23 साल का बात कर रहा है, हमारे बच्चों की बात कर रहा है, खटाखट आपकी जेब में कल कैसे पैसा आ जाए, तो देश विरोधी जो ताकतें थी वो उसको आगे बढ़ा रही थी ताकि देश कंगाल हो जाए, देश का श्रीलंका वाला हाल हो जाए और हमारा विकसित भारत का स्वप्न पीछे पीछे रह जाए। लेकिन भगवान की कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत जनता को आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री तीसरी बार देश को दिया। ये जो INDIA गठबंधन है शशांक जी, ये हरियाणा में भी फेल हुआ, महाराष्ट्र में भी फेल हुआ, यूपी में भी फेल हुआ, इसके मुख्य वजह क्या मानते हैं आप INDIA के फेलियर की? कोई सकारात्मक एजेंडा जनता के बीच में नहीं ला पाए। INDIA के इन अलायंस का जो फेलियर था उसका मुख्य कारण ये है कि वो हर समय सत्ता के लिए अपनी को साथ रखते हैं। मैं देख रहा था कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में भी कई लोग उनके साथ नहीं थे क्योंकि वो समझते थे कि इमरजेंसी में जो घटनाएं घटी थी उसमें कई ऐसे लोग थे जो कि मान लीजिए सपा के भी थे, वो भी जेल में भर्ती थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि INDIA में कोई एक रणनीति है जो कि दूरगामी है। NDA अलायंस बहुत सालों से एक विषय पे काम कर रहा है, राष्ट्र का उद्धार, राष्ट्रवाद। आगे चल के हम लोग एकजुट होकर दीनदयाल जी के कहने पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पे राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और इसमें NDA अलायंस एकजुट होकर काम कर रहा है। वैसे ही इंडिया अलायंस को एक मुद्दा उठाना चाहिए जिसके लिए वह देश को आगे बढ़ाने करें, सत्ता के पीछे न पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, बाकी के सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत लग रही है आपको? देखिए, मैं उस विषय पे बहुत महीनता से तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात अवश्य रखूंगा कि जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को उभारना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि मेरा परिवार भी कुछ हद तक संस्कृति से बहुत लगाव है। मेरे बाबा संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 साल के लिए वहाँ के कुलपति थे, तो इसलिए मैंने संस्कृत भाषा को उभारने का काम किया है। तो उसका आपके प्रश्न से जोड़ते हुए कह रहा हूँ, संस्कृत भाषा में जो मुझे लग रहा है कि इतना सनातन का ज्ञान है, इतना विजडम है, और आज की तारीख में जो पर्यावरण का मार पूरे देश में और पूरे विश्व में चल रहा है, उसका उपाय किसी पाश्चात्य सभ्यता में नहीं, सनातन धर्म में ही है। तो इस बोर्ड के बारे में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये आवश्यक है कि हम लोग अपने बच्चों को बताएं कि हमारे ही धर्म में, हमारे ही सभ्यता में, संस्कृत भाषा में इतने उपयोगी चीज़ें। एक और उदाहरण देता हूँ। संस्कृत भाषा को मैं, क्योंकि मैं भी IITian हूँ, तो मैं उसको प्रोग्रामिंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा भी मानव मस्तिष्क की भाषा थी, उसमें नेचुरली ह्यूमनिस्टिक भाषाएं थी। पाश्चात्य सभ्यता ने हर समय मशीन मेकिंग की बात करी, हमने और खास करके विवेकानंद जी ने मैन मेकिंग की बात करी। तो कैसे हम लोग संस्कृत भाषा को, अपने अध्यात्म को, सनातन को आगे ले जाएं ताकि हम लोग पर्यावरण के साथ देश का विकास करें। विकसित भारत का जो सूरज उगेगा उसमें पर्यावरण का भी बहुत बड़ा योगदान है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी काफ़ी विरोध हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का सरासर गलत विरोध हो रहा है। यह माइनॉरिटीज़, मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा संशोधन है। इसमें जो अधिकांश अतिक्रमण हो रहा है, जिसके ऊपर कब्ज़ा बहुत पुराने एक रजवाड़ों ने या कुछ ऐसे परिवारों ने कर रखा है, उसको फ्री करके जो मुस्लिम समुदाय है उसी के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत सारी ज़मीन है, करीब तीसरी नंबर की ज़मीन, चाहे आप वो डिफेंस और रेलवे के बाद देखें, इसी में है। बहुत चीज़ों में अतिक्रमण हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। अगर ये राष्ट्र की संपदा मुसलमानों को वापस ठीक ठाक तरह से हैंडल कर दी जाएगी तो मुझे लगता है यही वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है और ये आगे चल के प्रेरणादायक देश के लिए रहेगा और माइनॉरिटीज़ के लिए भी रहेगा। सुना है कि आपके गांव में एक बरगद का पेड़ है, उससे आप कैसे प्रेरणा लेते हैं और उसकी कहानी क्या है? मेरे गांव का बरगद का पेड़, जिससे मेरे गांव का नाम बर पार है, बड़ के पार। अच्छा। और इस पेड़ की कहानी में थोड़ा सा आपको अतीत में ले आके सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। ये 300 साल का पुराना बरगद का पेड़ है और 1777 में जब मेरे बाबा के परबाबा राममणि का जन्म हुआ था तो उस समय भारत की GDP का अनुपात लगभग 20% था। चीन हमसे 2% कम था। अच्छा। विश्व की GDP का। जब उनके लड़के विश्वेश्वर मणि जी का जन्म हुआ 1813 में, तो उस GDP का अनुपात लगभग 16% हो गया। उस समय अवध ने इस पूर्वांचल क्षेत्र को दे दिया था ब्रिटिशर्स के हाथ में। उसके बाद उनके लड़के राम टहल मणि, मेरे बाबा के पिताजी का जन्म हुआ 1843 में, तब उस GDP का अनुपात 12% हो गया था।
मंगल पांडे बलिया के थे, मेरे बाबा के पिताजी से लगभग 13 साल की उम्र उनकी बड़ी थी। और जब 1857 की क्रांति हुई तब इस वट वृक्ष ने उस क्रांति को देखा है, बलिया के मंगल पांडे को देखा है, वहीं की वाराणसी की उपजी लक्ष्मीबाई को देखा है। इस प्रकार की बरगद का पेड़ है। जब मेरे बाबा का जन्म 1900 में हुआ तो यह गिर के 8% हो गया। जब मेरे पिताजी का एडमिशन आर्मी में हुआ 1955 में तो ये करीब 3% हो गया। इस वृक्ष ने 300 साल पुराने वृक्ष ने उस पतन को देखा है और उसी के बगल में मैंने एक उद्यम केंद्र बनाया है। मेरा ये आशा है, मेरा ये विश्वास है कि अगले 50 साल में मेरे होते होते हमारी जीडीपी का अनुपात आज की तारीख में 4-4.5% हो गया है, 10% हो जाना चाहिए। मेरी दो बेटियां हैं, उनके जीवन तक होते होते यह वृक्ष 20% तक हमारी जीडीपी का अनुपात देखा, ये मेरी मनसा है। यही जीवित प्राणी, जीवित एक पेड़ है जो कि उस पतन को देखा है। मेरा पूरा विश्वास है भारत के उत्थान को देखेगा, विकसित भारत को देखेगा और मेरी बेटियां उस दिन को देखेंगी। इस दिन के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। आप लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे से भी प्रेरित हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए कैसे आप पूर्वांचल के विकास को देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति थी। जब उसके पहले आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, अधिकांश लोग जो अंग्रेज के जो आर्मी में थे वो पूर्विया होते थे, वो पूर्वांचल के होते थे, बिहार के होते थे। और 1857 की क्रांति में एक व्यक्ति मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में बरकपुर परेड ग्राउंड में, खुली परेड ग्राउंड में गोली चलाई। उस गोली की वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति का उभर हुआ। एक साल बाद लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म बनारस में हुआ था, हमारी पूर्वांचल की बेटी हैं वो, ठीक है, उनकी शादी हुई झांसी में, अलग विषय है, लेकिन पूर्वांचल की बेटी, उन्होंने क्रांति लाई। इन दोनों के होते होते उस क्षेत्र को प्रताड़ित किया गया 90 साल तक। कोई भी चीज़ वहाँ पर ठीक ठाक नहीं करी गई। वहाँ पर अंग्रेज़ों को डर था कि यहाँ पर एक और मंगल पांडे, एक और लक्ष्मीबाई उठ जाएंगी। इसलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ, मैंने इसके बारे में आवेदन भी दिया है कि पूर्वांचल जैसे क्रांतिकारी क्षेत्र, पूर्वांचल ही नहीं है, संथाल उठे, बिरसा मुंडा उठे, कई ऐसे क्षेत्र उठे। और भारत का कटु सत्य तो ये है कि जहाँ जहाँ ये क्रांतिकारी उठे वहीं आज की तारीख में गरीबी है, क्योंकि 90 साल तक वहाँ पर प्रताड़न किया गया। तो मैं मानता हूँ कि बतौर सांसद मैं इसके बारे में और बात करूँगा, आवेदन करूँगा कि वहीं पर क्रांतिकारी क्षेत्र में हम लोग और निवेश करें ताकि अब जाके ये क्रांतिकारी क्षेत्र फिर उठे। सुना है कि आपने देवरिया में इसरो का ग्राउंड स्टेशन के लिए प्रयास किया है, इसकी प्रगति कहाँ तक पहुँची? बहुत अच्छी प्रगति है। पता नहीं आपको मालूम है कि पिछले साल मैंने 6 महीने इसरो और इनस्पेस के साथ काम करके हमारी राष्ट्र की रणनीति में थोड़ी मेरी माहिरता इसमें है, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट भी है। तो 6 महीने मैंने काफ़ी काम किया। होते होते मेरा संबंध इसरो से है। तो जब 50 एकड़ की ज़मीन हमारे पास उपलब्ध थी, डिफेंस की थी, तो मैंने राजनाथ जी से बोला, उनकी स्वीकृति के अनुसार हमने एक टेस्टिंग करवाई। वो टेस्टिंग सफल रही और अगर भगवान की कृपा होगी तो आने वाले समय में इसरो वहाँ पर एक 35 मीटर का रडार ग्राउंड स्टेशन लगवाने के प्रयास में है। अभी उसकी स्वीकृति पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से 70-80% उसका काम हो गया है। भगवान की कृपा होगी 30% काम हो जाएगा। आप विश्व की सबसे बड़ी जागृति यात्रा का संचालन कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और इससे कितना फ़ायदा लोगों को होता है? पहली बात तो मैं कहूँगा जागृति यात्रा का उत्थान उसी वटवृक्ष से हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारा क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र यायावरों का क्षेत्र रहा है, घुमक्कड़ों का क्षेत्र रहा है। चाहे बुद्ध भगवान है वो निकल गए, रामचंद्र जी 14 साल के लिए निकल गए, चाहे वो कबीर थे, चाहे वो अन्य लोग थे, घूमते ही रहे वहाँ पर। आपने भी एक तरह से पृथ्वी के 3 चक्कर तो लगा ही लिए होंगे। हाँ, अगर आप देखें, अगर वो 8000 किलोमीटर को आप 15 बार या 16 बार मल्टीप्लाई करें तो पृथ्वी के 3 चक्कर मेरे भी लग गए हैं 500 लोगों के साथ। तो इससे जो मेरी यात्रा का गठन हुआ उसमें एक यायावरी का, एक घुमक्कड़ी का धर्म था, जो मेरे सिर्फ से हर नवयुवक को अपनाना चाहिए, क्योंकि घुमक्कड़ी का जो धर्म है, जो राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है, उससे ही आदमी सही मायने में सीखता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सालों पहले इसका गठन किया, 17 साल पहले। और उसका प्रेरणा ये थी कि यदि व्यक्ति एक तीर्थार्थी के रूप में जाता है, औरों के साथ जाता है, तो तीर्थ में क्या होता है, वो नए पड़ाव पर पाता है, तीर्थ में अपने आप को भूल जाता है और नवाचार से आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग के जो 500 लोग, उसमें 40% महिलाएं चलती हैं, पूरे देश का एक बार 15 साल में भ्रमण करते हैं, एक तरह से एक माला पहनाते हैं रेलवे की, एक पूरी 19 बोगी की ट्रेन लेके चलते हैं, खाना पीना सब उसी में रहता है। उसकी प्रेरणा ये है कि अगर नए भारत का निर्माण करना है तो नए भारत को देखना पड़ेगा, मध्य भारत का निर्माण करना है, टियर 2 टियर 3 जिले जैसे देवरिया, कुशीनगर, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो 8500 लोग मेरे साथ चले हैं और आने वाले समय में हज़ारों और लोग चलेंगे, उनकी प्रेरणा से नए देश का निर्माण होगा। शशांक जी, आपने हर बात पर महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी दी, हमारे दर्शकों को भी विस्तार से जानकारी आपके बारे में मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।